नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज केंद्रीय बजट आना था और कल वाला बुलेटिन जिन दर्शकों को याद है उसमें मैंने आपको कहा था कि इनकम टैक्स को लेकर कोई रिलीफ इस बजट सत्र में केंद्र सरकार जोड़ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन किया था कल, उस संबोधन से ये हिंट मिल रहा था। और आज उसी तरह से जो एक रिलीफ है इनकम टैक्स की कैटेगरी में, वो रिलीफ मिला है। ये जो राज्य में नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा इसका। और ये रिलीफ किस तरह का है, बजट पे प्रतिक्रिया क्या हुई है, केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं जिनको लेकर हिमाचल और वर्कआउट आगे कर सकता है, जिसमें स्कोप बन रहा है, और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनको मिला के जो बाकी सांसद या बाकी लोग हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आज आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। साथ बात करेंगे हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक तय हो गई है। ये बैठक कब होगी, इसके एजेंडे में क्या वो नौकरियों का मामला है जो एफआईआर में मसले फंसे हुए हैं, या फिर अभी उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी बिल में पेंशन कैसे उलझती हुई दिख रही है, हमने 2 विभागों की केस स्टडी की है, और इसीलिए जो एक बिल गवर्नर हाउस में पेंडिंग है उस बिल से रिलेटेड ये जो मामले सरकार को गए क्लैरिफिकेशन के लिए, और क्लैरिफिकेशन पर फैसला होने से पहले बिल का इंतजार किया जा रहा है, और बिल का जो निर्णय है वो अभी हो नहीं रहा। तो इस स्थिति पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ सीनियरिटी में बल्कि इसका असर पेंशन के मामलों में भी अब देखने को मिल रहा है। जहां तक बात ओकओवर में, आज मुख्यमंत्री ने बजट पर, राज्य सरकार के अगले बजट पर लंबी चर्चा अफसरों के साथ की है। इस चर्चा में क्या चीजें हुई हैं, क्या बातें अभी तक सामने आई हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सामने होगा, जिसको हम आगे देख पाएंगे कि जो आने वाले दिनों में जो बजट राज्य सरकार तैयार करेगी उसमें आपको मुख्य तौर पर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। और वैसे भी जो बजट के आकार को लेकर तो खैर जो अभी सिचुएशन है, जो पिछली बार 58,000 करोड़ का बजट था, क्या उसी स्ट्रक्चर पे अभी हम रहेंगे या फिर उसमें भी कटौती होगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर अभी इश्यूज कुछ चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों के साथ जो और महत्वपूर्ण विषय आज के बुलेटिन के हैं, गवर्नर हाउस से कुछ बिल अप्रूव हो गए हैं, ये कौन कौन से हैं और जिनको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है वो बताएंगे आपको। रिटायरी अब भी घर जाने को तैयार नहीं है, और ये मैक्सिमम लोग राज्य सचिवालय के हैं, या तो कुछ को एक्सटेंशन मिल रही है या फिर किसी को रीएंगेजमेंट मिल रही है। आज भी एक साथ 4-5 ऑर्डर एक साथ हुए हैं, और ये जो क्रम है ये कितना आगे चलेगा, कब तक रहेगा, ये एक अलग विषय रहने वाला है। जहां तक बात आरसीए की, सीडैक के साथ पहली मीटिंग की है, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को इंतजार है नई भर्तियों को लेकर कि जल्दी जो सीबीटी की एजेंसी है वो फाइनल हो जाए, तो इसकी भी बात आपको बताएंगे। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिजल्ट आज आया है उसकी बात करेंगे। फॉरेन विजिट पर, बच्चों का जो एक फॉरेन विजिट है, नया इनिशिएटिव है राज्य सरकार का, लेकिन इसकी टाइमिंग को जरूर सवाल उठ रहे हैं, और इस टाइमिंग पर क्योंकि प्रदेश के जो अलग अलग सेक्टर से हमें ही फीडबैक आया है, इसका ऑब्जेक्शन अभी किसी ने किया नहीं, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम भी आगे इसकी बात कर रहे हैं। डिपो में तेल आ रहा है, 3 महीने का बैकलॉग मिलेगा, रेट क्या होगा वो बताएंगे आपको। ऊना के पीर निगाह मंदिर से एक विवाद हो गया है, मसला धार्मिक है, लेकिन जो एक मास ईमेल शुरू हुई है, किस किस को ये ईमेल राज्य सरकार में की गई है वो भी बात करेंगे। 4 घर जल गए हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है आज का। और एक जो मौसम की अपडेट है वो भी आज इसी बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि पिछले कल से ऐसा कहा जा रहा था कि मौसम में परिवर्तन हो सकता है, वैसा परिवर्तन देखने को मिला नहीं। लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अभी भी फोरकास्ट है, या बारिश बर्फबारी को लेकर जो अलर्ट है वो क्या है, वो जानकारी जरूर आपको देंगे इस बुलेटिन में। और अगर हम मौसम विभाग की प्रेडिक्शन को देखें तो इस प्रेडिक्शन के अनुसार अभी भी
जो प्रेडिक्शन है वो एज इट इज बनी हुई है। 1 फरवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बताई गई थी। ये उस तरह से हुई नहीं। कई जगह ऊंचे क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी बताई गई थी। और जो इसके बाद 2 और 3 तारीख जो है लगभग थोड़ा ठीक है। फिर 4 और 5 को 1-2 स्थानों पर मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश बताई गई है। और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बारिश या बर्फबारी बताई गई है। और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी बताई गई है। तो कोई ज्यादा इफेक्ट उस तरह का नहीं है अलर्ट जैसा, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो हमने आपके सामने रखी। अगली बात जो है वो पीर निगाह मंदिर की पर हम जाएं इससे पहले भरमौर में जो अलग अलग जगह 2 जगह ये आग लग के 4 मकानों को अपनी जद में ले लिया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उपमंडल मुख्यालय के पट्टी में एक तो जो आग लगी है और उसके बाद जो एक मछेत्र गांव है वहां पर भी आग लगी है। ये 2 इंसिडेंट हुए हैं। हालांकि जो ये भरमौर में एडीएम हैं कुलवीर सिंह राणा, इन्होंने ये कहा है कि नुकसान का जायजा लेने का वो निर्देश दिए हैं। नुकसान के आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। हालांकि कोई जानी नुकसान इसमें अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आज एक बड़ी जो मास ईमेल्स जो है वो जो होम सेक्रेटरी है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के जो डायरेक्टर हैं, चीफ जस्टिस हैं डीसी उन्ना हैं, इनको और भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और हिमाचल में जो डीजीपी को ये हुई है, मीडिया वालों को भी ये मेल आई है और अलग अलग नाम से ये ईमेल की गई हैं। इनमें जो ऊना जिला में एक मंदिर है पीर निगाह टेम्पल के नाम से, वहां पर ये कहा गया है कि वहां पर जो सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। जो वहां एक मंदिर था, मंदिर के साथ फिर मस्जिद क्रिएट कर दी गई। अब वो मंदिर ढक गया है, वो दिखता नहीं और मस्जिद ज़्यादा दिखती है। और कुछ जो चीज़ें यहाँ ऐसी भी आरोप लगाए गए हैं जो इस ईमेल में हैं, कुछ सीरियस नेचर के हैं। इससे पहले जो वहाँ पे कैश की रिकवरी एक हुई थी उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। और इसके नज़दीक एक होटल है, उसकी कुछ गतिविधियों को लेकर भी इसमें शिकायत की गई है। लेकिन इस मामले में जब तक, क्योंकि हमने भी जो ये ईमेल्स थी इसको फॉरवर्ड किया है आगे, और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो आगे इसमें देखेंगे। लेकिन जो इसमें शिकायत पक्ष है ये हिंदू पक्ष के लोग हैं। इनका ये कहना है कि जो हिस्ट्री है इस मंदिर की वो पांडवों से जुड़ी हुई है और इसके बाद यहाँ जो भगवान शिव की जो यहाँ एक मंदिर बाद में बनाया गया, उसके बाद इसको किस तरह से एक तरह से जो डिमीन कर दिया गया उसकी ये लोग कार्रवाई चाह रहे हैं। और इसमें शिकायत के बाद आगे जो होगा उसकी बात आगे आपके साथ करेंगे। एक अच्छी खबर आ रही है राज्य सरकार से, राशन डिपोओं में तेल आने वाला है। 3 महीने का आप बैकलॉग भी ले सकते हैं। पिछले 3 महीने से टेंडर में महंगा रेट होने के कारण राज्य सरकार खाद्य तेल डिपो में सप्लाई नहीं कर पाई थी। अब ये टेंडर फाइनली हो गया है। राशन डिपो में बाजार से 24 रुपए कम कीमत पर यह मिलेगा। अगर राज्य सरकार इसमें कोई सब्सिडी ऐड करेगी तो फिर रेट और कम हो जाएगा। हालांकि सब्सिडी ऐड करने की संभावना अभी है नहीं। जो तेल अभी मिलेगा एपीएल और बीपीएल परिवारों को, सरसों का तेल 146 रुपए और जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको 153 रुपए के हिसाब से मिलेगा। जबकि बाजार में ये 160 और 170 रुपए है। बल्क सप्लाई में ये टेंडर में रेट सस्ता हुआ है। इसमें किसी भी तरह की सब्सिडी शामिल नहीं है, लेकिन बड़े दिनों के बाद सप्लाई आ रही है इसलिए हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद है फॉरेन विजिट पर सवाल बच्चों पे हो रहे हैं। पिछले कल ये लिस्ट फाइनल हुई। राज्य सरकार ने पिछली बार विदेश भेजा था शिक्षकों के एक दल को। इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद जो 50 छात्र भी भेजे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विजिट पर या फॉरेन एक्सपोजर पर। 8 से 18 फरवरी के बीच में ये दौरा होगा। कंबोडिया और सिंगापुर का ये विजिट होगा। इसमें 10 दिन का के आसपास का टाइम इसमें लगेगा और 50 छात्रों का चयन इसमें हुआ है। कल इनकी लिस्ट जारी हो गई थी। लिस्ट सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हम लोगों ने भी इसको जो आगे आपको कल शाम को ही बताया भी था। लेकिन इसमें एक सवाल अब अलग अलग जो उससे आ रहा है, सेक्टर से आ रहा है, क्योंकि जो राज्य के अगर हम एजुकेशन बोर्ड की डेट शीट देखें, एजुकेशन बोर्ड की ही, तो इसमें जो डेट शीट की गई है उसमें जमा 1 कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से, जमा 2 कक्षाओं की 4 मार्च से शुरू हो रही हैं। और इसी तरह से 10वीं का जो बोर्ड है उसकी परीक्षा भी इसी शेड्यूल के अनुसार बीच में है। लेकिन अब अगर इनको एक्सपोजर विजिट
इस दौरे पे भेजना है आज की स्थिति में, तो अगर ये 18 को आएंगे तो उसके बाद इनके पास 18 फरवरी को वापस आएंगे, तो इनके 10 दिन जो एजुकेशन की या पेपर की तैयारियों के लिए इनके पास अभी थे वो भी इसमें चले जाएंगे, और फिर कितना जो समय है वो तैयारियों के लिए बचेगा। इस बारे में हायर एजुकेशन के, क्योंकि सब्जेक्ट ये उनका है, तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। और ये सिंपल सा एक रीजन ये होता है कि आप इस बारे में समग्र शिक्षा से पूछिए, जबकि समग्र शिक्षा जरूर इसको फंड कर रहा है, लेकिन स्कूल और रिजल्ट ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो हायर एजुकेशन के हैं। कक्षाएं भी उनकी हैं, बच्चे भी उनके हैं, स्कूल भी उनके हैं। तो उनका अब ये काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी देरी हो गई, और अब पेपर भी नजदीक हैं और एक्सपोजर विजिट भी नजदीक है, तो इस कारण इस विजिट पे आगे बढ़ना पड़ा होगा। लेकिन हायर एजुकेशन को इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए जिस तरह से अपने ऊपर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट एक आया है, और ये आज एरिया मैनेजर का रिजल्ट है। 7 लोगों को इसमें घोषित किया गया है, पास घोषित किया गया है। और जो इसके बाद इन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए 11 फरवरी तक का टाइम दिया है इसके लिए। और ये जो लिस्ट ऑफ प्रपोज, ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, दरअसल ये रिजल्ट नहीं है, और रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट, और ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, और इसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलेगी, फिर इसमें रिजल्ट बनेगा। आप हेडिंग रिजल्ट देख रहे होंगे, ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। इसमें इनको 11 फरवरी तक का टाइम दिया है, ये अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर ये शेड्यूल आगे चलेगा। जहां तक बात इसके अगला विषय है आरसीए की बैठक का, सीडेक के साथ जो पहली बैठक हुई, और इसकी बात हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के जो युवा हैं वो नई भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन भर्तियों को लेकर ब्यूरोक्रेसी का अगर माइंडसेट आजकल देखें तो अभी तक माइंडसेट सिर्फ इतना है कि इस फाइनेंशियल ईयर की जैसे तैसे सैलरी का क्रॉस होने देते हैं, फिर नए बजट से सारी चीजें शुरू करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेज जो है उसको लेकर एक ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है। लेकिन इधर जो है मसला वो कुछ और है, और कुछ और मसला इसलिए है कि राज्य सरकार ने राज्य चयन आयोग को पूरी तरह फंक्शनल कर दिया, लेकिन सीबीटी से एग्जाम लेना है, इसलिए इनके पास कोई एजेंसी नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए। कैबिनेट से अप्रूवल हुआ सीडेक का, सीडेक भारत सरकार की एक एजेंसी है, और इसीलिए पिछले कल चंडीगढ़ में जब ये अप्रूवल लेटर इनको चला गया तो इनके जो वहां से डायरेक्टर हैं चेन्नई से, वो आए, और वो डायरेक्टर जो हैं उनके साथ चंडीगढ़ में आरसीए के चेयरमैन, मेंबर्स, सेक्रेटरी और जो बाकी इनके अधिकारी हैं उनके साथ इनकी पहली बैठक हुई। इस बैठक का मकसद जो एमओयू इनके साथ होना है उसका ड्राफ्ट तैयार करना है। राज्य चयन आयोग की ओर से इनको कहा गया है सीडेक को कि हमने हिमाचल में हर साल 10 लाख अभ्यर्थियों के एग्जाम लेने की कैपेसिटी तैयार करनी है, वो सीडेक को व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकार ने पहले से निर्देश दे रखे हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं होंगी सीबीटी के माध्यम से, उनके लिए जो राज्य सरकार के अपने कार्यालयों के, यानी कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईटीआई है, डिग्री कॉलेज हैं, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम है उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही सेंटर होंगे, प्राइवेट में नहीं। तो यह बात भी सीडेक को बता दी गई है। एक और बात सीडेक को बता दी गई है कि जैसा कि सीडेक से पहले एडसिल के साथ अनुभव रहा है, हम यानी राज्य सरकार जितने अभ्यर्थी होंगे उतनी ही फीस देगी। एडसिल ने एक शर्त लगा दी थी कि मैं चाहे अभ्यर्थी कम हो किसी पोस्ट कोड में, लेकिन वो 3000 अभ्यर्थियों की मिनिमम जो कॉस्ट है वो लेंगे ही लेंगे फीस में, तो वो सीडेक के साथ नहीं होगा। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब एमओयू का ड्राफ्ट बनेगा, उस पर अगर कोई सहमति या असहमति का पॉइंट होगा तो वो आपस में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद ये एमओयू फाइनल होगा। उसके बाद पता चलेगा कि अगली भर्तियां कब से शुरू होंगी। जहां तक 2022 की विज्ञापित पदों की बात है, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि उनको लेकर अभी भी कई विभागों ने रिक्विजिशन को रिकन्फर्म नहीं किया है, और उनकी रिकन्फर्मेशन का उसमें इंतजार हो रहा है, और वो रिकन्फर्मेशन होने के बाद भी राज्य सरकार को दोबारा अनुमति के लिए जाएगा, और फिर पता चलेगा कि उनमें से फर्स्ट फेज में कितनी पोस्टें होती हैं, सेकंड फेज में कितनी होती हैं, और क्या सरकार नए सिरे से जो पुराने एप्लीकेंट हैं उनको एज रिलैक्सेशन देने या नए एप्लीकेंट्स को दोबारा से आवेदन की
ऑप्शन भी देगी या नहीं, वो उसके साथ फिर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राज्य सचिवालय से रिटायरी घर जाने को तैयार क्यों नहीं है। देखिए, कल हमने आपको लॉ की एक केस बताया था जहां पर एक एडिशनल सेक्रेटरी को 6 महीने की जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई। उसके बाद जो लोग रिटायरमेंट की पार्टी देने के लिए कलेक्शन कर रहे थे या इंतज़ाम कर रहे थे, वही अब नाराज़ होकर बैठे हैं क्योंकि प्रमोशन का चैनल इफेक्टेड होता है। उसी तरह से अब आज देखिए कुछ नए ऑर्डर हो गए 1 फरवरी को। ये कोई सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ये थे यहाँ पर गेस्ट नॉर ऑपरेटर हैं कोई, और इनको लगा दिया जी मल्टीटास्क वर्कर 6 महीने के लिए री एंगेज कर दिया इनको। उसके बाद ये टेकचंद हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, थे सीनियर असिस्टेंट, इनको घर जाना था पिछले कल, लेकिन अब ये दोबारा आ गए ऑफिस असिस्टेंट बन के। फिर मिश्र सिंह सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ये भी रिटायर हो गए हैं पिछले कल, आज ये वर्क सुपरवाइजर हो गए और री एंगेजमेंट हो गई इनकी 6 महीने के लिए। उसी तरह से ये है सीनियर असिस्टेंट एक प्रेम कुमार, और ये भी कल रिटायर हुए थे, आज ये री एंगेज्ड हो गए और उसको ऑफिस असिस्टेंट बन गए। मतलब लोग डिमोट होने को तैयार हैं, लेकिन नौकरी के बाद घर वापस नहीं जाना है। दूसरी तरफ जो बेरोजगार हैं वो अलग तरह से इंतजार कर रहे हैं नौकरियों को लेकर, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन राज्य सरकार के, देखिए री एंगेजमेंट की पॉलिसी चलो एक लिहाज से इस तरह से ठीक है कि पैसे कम देने पड़ते हैं, मुझे लगता है जितनी वो सैलरी है वो 40% पे फिक्स कर देते हैं और कोई चीजें इसमें देनी नहीं पड़ती, तो राज्य सरकार के फाइनेंशियल प्रपोजिशन से देखें तो ठीक भी है। लेकिन जो एक दूसरा फायदा है इसमें कि अगर सबको ही जब किसी को घर भेजना ही नहीं है तो सबसे बेटर ये है कि सीधा ही 1 साल बढ़ा दिया जाए या 1.5-2 साल बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि उससे सरकार को आगे फायदा भी है कि रिटायरमेंट बेनिफिट एटलीस्ट डिले हो जाते हैं उसके कारण, और वो भुगतान में फिर फायदा होगा कि वो करना नहीं पड़ेगा। और देर सवेर वो करना पड़ता है कि नहीं, ये अगले साल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता चलेगा। जब संकट आर्थिक आता है तो कई स्टेप नए लेने पड़ते हैं। इससे पहले वीरभद्र सिंह की जब सरकार थी तब भी रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ाई गई थी, बाद में जब स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में आने लगी तो दोबारा से फिर वो उसको कम कर दिया गया, 58 कर लिया गया। और इसी तरह से इस बार अगर आपको पेंशन लायबिलिटी कम करनी है तो ये संभव है कि सरकार को वो स्टेप लेना पड़े, लेकिन ये तरीका जो है वो लगभग ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो व्यक्ति अपना सेवा काल पूरा करने के बाद दोबारा दफ्तर आता है और कम सैलरी पर आता है जितना उसको मिलते नहीं, तो आप उससे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते जितनी वो रेगुलर होते हुए नहीं दे पाया। ये बात समझने की है, ये माइंडसेट को भी समझने की है। किसी को ऑब्लाइज करना है तो उसमें सरकारी धन क्यों बर्बाद किया जाए, तो ये पॉलिसी ऐसी कर लेनी चाहिए कि जिससे एटलीस्ट जो पेंशन की लायबिलिटी है वो तो खत्म हो। इस पॉलिसी में पेंशन भी उनको देनी पड़ेगी और जो री एंगेजमेंट पे 40% है वो भी देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं वो कितने फायदेमंद हैं उस पर सोचने की जरूरत है। अगली बात है राजभवन से जो बिल मंजूर हुए हैं। देखिए, पहले हम उन बिलों की बात कर लें जो मंजूर नहीं हुए हैं अभी, ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये वो पारित हो गए। अगर आपको याद हो कि गवर्नर को जो कर्मचारियों वाला बिल गया है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इससे पहले लोकतंत्र प्रहरी उन्होंने पहले ही रोक दिया है, सरकार को कुछ क्वेरी के साथ भेजा है, वो वापस जवाब नहीं आया। उसी तरह से 2-3 बिल और हैं जिसमें नौतोड़ का भी है, उसमें भी क्वेरी लगी है, वो जवाब भी नहीं आया। तो ये इनको छोड़ दीजिए। जो बिल अप्रूव कर दिए हैं वो है अप्रोप्रिएशन बिल, जो विनियोग विधेयक होता है, जिसमें राज्य सरकार किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यदि ओवर एंड अबव खर्च कर दे, मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में 58,000 करोड़ का बजट है, लेकिन 31 मार्च को हमें पता चलता है कि राज्य सरकार ने 62,000 करोड़ खर्च कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा 4,000 करोड़ है वो अप्रोप्रिएशन बिल में विधानसभा में मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके लिए बिल विधानसभा में लाया जाता है। तो वो जो पिछले धर्मशाला सेशन में अप्रोप्रिएशन बिल रखे थे, ये 3, 4, 5 इकट्ठे बिल थे, वो सारे के सारे गवर्नर ने अप्रूव कर दिए हैं। इनके साथ चितकारा यूनिवर्सिटी एक्ट अप्रूव कर दिया है, इंडस यूनिवर्सिटी एक्ट अप्रूव कर दिया है, साई यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, एपीजे यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया,
गया, ये सारे जो हैं वो अप्रूव साथ में कर दिए हैं। तो इन बिलों को आज राज्य सरकार ने जो असेंट मिलने के बाद फाइनली नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद अगली अपडेट है मुख्यमंत्री सुक्खू और जयराम की, वो हम बताएंगे आपको केंद्रीय बजट का जो पहला है उसके साथ। लेकिन उसका अगले पॉइंट पे आ जाते हैं और वो पॉइंट है ओक ओवर में आज बजट की बैठक की। देखिए, मुख्यमंत्री धर्मशाला से जब आए हैं तो उनको दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए जाने की एक अपेक्षा थी, क्योंकि सबको लग रहा था 3 तारीख तक वहां लास्ट डे है चुनाव प्रचार का। बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री वहां आजकल चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। बीजेपी ने भी कई मुख्यमंत्री बुलाए हैं और वही आशंका थी कि कहीं सीएम को कॉल आई तो उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, और क्योंकि नहीं गए तो फिर ओक ओवर में थे, तो ओक ओवर में फाइनेंस से जुड़े अफसरों की एक बैठक थी। मुख्य सचिव कुंभ स्नान के लिए गए हैं, वो वापस पहुंच नहीं पाए, और उसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि बीच में क्योंकि वीआईपी पास कैंसिल कर दिए थे यूपी सरकार ने, तो उनको हो सकता है स्नान के लिए थोड़ा सा और टाइम लगा हो उस नई व्यवस्थाओं के अनुसार, क्योंकि भगदड़ में हुई मौतों के बाद कोई व्यवस्था बदली थी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज बजट पर चर्चा की है। ये इंटरनल बैठक थी, इसका कोई आपको प्रेस नोट भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस इंटरनल बैठक में हिमाचल सरकार का अगला बजट कैसा हो उसको लेकर डिस्कशन और तैयारियां चल रही हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी भी आजकल अपने कमरे में आर्म्सडेल में बैठने के बजाय प्लानिंग में ज्यादातर होते हैं ऊपर, क्योंकि वहां कोई मिलने वाला तंग नहीं कर सकता, क्योंकि नए बजट को लेकर डिस्कशन चल रही हैं। बजट भाषण का प्रारूप बनना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ क्योंकि फरवरी के इसी महीने के फर्स्ट वीक में 4 या 5 को जो विधायक प्राथमिकताओं की बैठक होगी, तो एनुअल प्लान भी डिस्कस होगा इसमें। तो इन सारी चीजों को लेकर आज ओक ओवर में गंभीर डिस्कशन थी, और इस तरह की बैठकें हमारे वाले दिनों में आप देखते और भी बहुत सारी होंगी। कर्मचारी बिल में पेंशन कैसे फंसी हैं, ये हम अपडेट आपको दे दे, और इस अपडेट को देने की हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको मुख्य सचिव से बात करके एक अपडेट दी थी इससे पहले कि जो शीला देवी वाले मैटर हैं, शीला देवी केस से संबंधित, जिसमें शीला देवी के केस में आयुर्वेद से यह मामला था, इसमें पेंशन की लायबिलिटी, पेंशन देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को भी काउंट करने के ऑर्डर सरकार ने कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किए थे। उसके बाद बहुत सारे विभागों में यह बेनिफिट मिल गया। लेकिन इसी बेनिफिट को क्लेम करने के लिए हायर एजुकेशन में जब कुछ मैटर आए, मैं आपको एक केस स्टडी इसमें एक बता रहा हूं एग्जांपल के लिए। धर्मशाला डिग्री कॉलेज से एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हुए। उनका जो रेगुलर सर्विस 8 साल कुछ महीने थी, लेकिन उनके पास कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस 5 साल से ज्यादा थी। उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को मिक्स करके ओपीएस का केस फाइल किया। ओपीएस का केस जो है वो क्लेम एजुकेशन डिपार्टमेंट को आया। उस क्लेम पर हायर एजुकेशन ने सेक्रेटरी से क्लैरिफिकेशन मांगी। 24 नवंबर को ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई, और उसके बाद आज तक ये फाइल ई ऑफिस में पड़ी है ऑनलाइन, लेकिन इसको प्रोसेस नहीं किया गया है। और उसको ना करने की वजह यह है कि जो कर्मचारियों से संबंधित बिल पारित किया गया है उसका इंतजार हो रहा है, ये एजुकेशन की ब्रांच से बताया गया। इसी तरह का एक मामला फॉरेस्ट का भी है, जो अभी जिसके बाद वो फाइल उसकी लंबित है। तो ये 2 जो केस स्टडी है वो हमारे सामने है अभी भी, क्योंकि मुख्य सचिव ने ये कहा था कि कर्मचारियों का जो बिल है उसमें पेंशन का कोई शब्द हमने यूज नहीं किया है, तो उन्हें नहीं लगता कि ये इफेक्ट उस पर आएगा। जिस दिन मैंने ये पूछा था, मैंने उसी दिन आपसे ये साझा भी की थी डिटेल। लेकिन इस तरह से जब मामले होल्ड हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इंतजार ही अदरवाइज क्यों करना था। अगर वो इफेक्ट उसका वहां नहीं होता तो उसको इंतजार क्यों करना था। लेकिन ये वाले मामले फाइनलिटी ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप जो चाहे वो लेखराम और ताज मोहम्मद वाले केस की बात करें या शीला देवी की करें, दोनों अगर शीला देवी वाला फाइनलिटी ले चुका है और उसको लागू कर दिया गया है तो वही, तो फिर ताज मोहम्मद और लेखराम वाला केस भी था। लेकिन लेखराम की जो लाइबिलिटी है वही रोकने के लिए तो ये बिल आया है। तो ये अभी इस तरह के मामलों में अभी इंतजार करने की जरूरत है। और अगर इसमें पेंशन के केस उलझे, जिस तरह का एक रिप्लाई अभी जाना है एजुकेशन का, जब ये रिप्लाई जाएगा तो हम इसकी अपडेट जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन हो सकता है जो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं वैसा ना हो। आगे जब फाइल आगे मूव करे तो जो पेंशन वाला पार्ट है वो उसमें क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन प्रेजेंटली वो पेंशन वाला जो पार्ट है, उस तरह की फाइलें भी अभी होल्ड हो रही हैं कि गवर्नर से एक बार बिल आ जाए, फिर उसके बाद उन पे गवर्नमेंट को भेज के निर्णय लिया जा सके। अब इसके बाद अगली बात करते हैं जो
बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट की बैठक आ गई है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार 10 जो फरवरी को कैबिनेट की बैठक शिमला सचिवालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। बहुत सारे मंत्रियों को इसका टेलीफोनिकली नोटिस चला गया है, जीएडी को सूचना चली गई है, जीएडी की तरफ से नोटिस भी निकल जाएगा और उसके बाद जो कैबिनेट के एजेंडा हैं वो उसमें फिर बनना शुरू हो जाएंगे। विधानसभा का बजट सत्र कब से होगा? क्या ये जो फरवरी महीने में ही शुरू होगा या फिर मार्च में शुरू करेंगे? क्योंकि जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने तो मार्च का संकेत दिया है। तो ये भी इसी कैबिनेट बैठक में तय होगा कि कब से इसको शुरू किया जाएगा। और इस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा इंतजार वो उन मामलों का भी है जो 5 या 6 पोस्ट कोड हैं एफआईआर में फंसे हुए, कि वो उस कैबिनेट में जाते हैं कि नहीं। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजों का एक कैडर बनाने वाला था वो तो चला गया था धर्मशाला वाली बैठक में। इस बैठक में जो बाकी मामले हैं उनका इंतजार है। एजुकेशन से 2 जो डायरेक्टरेट हैं उनका इंतजार है। एक मामला जो क्या कब से ट्रांसफर का जो बैन है वो हटना है, वो भी इस कैबिनेट में डिस्कस हो सकता है ट्रांसफर को लेकर कि कब से, क्योंकि ये ट्रांसफर बैन का बड़ा लंबा पीरियड हो गया और इस पीरियड को भी इस कैबिनेट में डिस्कस किया जा सकता है। ये जो जब कैबिनेट की मीटिंग फिर हमारे सामने आएगी, उसका एजेंडा बनना शुरू होगा, तो हम वो बात फिर आपको उस तरह से करेंगे। अब बात करते हैं आज केंद्रीय बजट की और उस पर मुख्यमंत्री सुक्खू और जो दूसरा पक्ष है जयराम ठाकुर वाला, उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो कल मैंने आपको एक प्रीएम्प्ट करके एक बात बताई थी कि इनकम टैक्स वालों के जो इनकम टैक्स भरने वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनको इस बार केंद्र सरकार राहत दे सकती है। और उसका एक ही बेसिस था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बजट सत्र की शुरुआत में जो अपना संबोधन था उसमें मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए ये कहा कि मध्यम वर्ग को के लिए ये मां लक्ष्मी कृपा करेंगी और ये बजट सत्र उनके लिए अच्छा होगा। दूसरा, केंद्र सरकार ने लंबे समय से जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो इनकम टैक्स के दायरे में हैं उनको कोई रिलीफ उस तरह का नहीं दिया था जो टैक्स बेनिफिट था। लेकिन इस बार इस बजट में सबसे बड़ी सौगात इनकम टैक्स की है, क्योंकि हम भी इतने साल से कवर कर रहे हैं। अब देखिए, वो इसलिए है क्योंकि 12 लाख रुपए तक का जो इनकम है, 12 लाख रुपए तक, वो उसमें जो है वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सालाना 1 लाख जो कमा रहा है उसको, मंथ का जो 1 लाख रुपया कमा रहा है, अब उसको टैक्स की जो एक न्यू टैक्स रिजीम में वो उस सारे दायरे से बाहर निकल गया है। और दूसरी बात यह है कि इसी लिमिट का अगला जो स्लैब है बाकी सारे, उसमें भी रिलीफ आपको होने वाला है। जो अभी तक टैक्स स्लैब का गणित है उसमें जिसकी 12 लाख सालाना इनकम है उसका टोटल फायदा जो है टैक्स में 80,000 का होगा, जिसकी 16 लाख है उसको 50,000 का फायदा है, जिसकी 20 लाख सालाना इनकम है उसको 90,000 का है, जिसकी 50 लाख है उसको 1,10,000 का टैक्स उसका बचेगा। तो ये जो इनकम टैक्स में रिलीफ है वो है। और क्योंकि कल इसकी जो असेसमेंट है, क्योंकि नेता जो होता है उसके शब्दों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो वो कह रहा है उसके बीच में उसका अर्थ समझना भी एक ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सही बैठी है कल की, तो इसलिए इसका क्रेडिट लेना बनता है। दूसरी बात ये कि आज जो बजट आया उसके बहुत सारे बिंदु अलग अलग हैं और इसमें जो किसानों का जो लोन है उनको अब 7.7 करोड़ किसानों को अल्प अवधि का जो लोन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड पर। हिमाचल सरकार की भी ये परेशानी है कि यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड तो बनाता है लेकिन उस पर लोन नहीं लेता। अभी जो बैंकर्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें मुख्य सचिव ने ये बात स्पेशल कही थी बैंकों के लिए कि आप किसानों को इसके लिए अपने साथ जोड़ें। तो ये भारत सरकार ने भी हो सकता है इसी तरह का फीडबैक बाकी राज्यों से भी हो और उसी को ठीक करने के लिए ये चीज़ की हो। पर्यटन के लिए बड़ी सारी ई उड़ानों योजना के तहत 120 नई स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी अगले साल में। उसी तरह से दवाओं की आयात पर राहत मिलेगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र शुरू होंगे। हिमाचल इसका लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कैंसर के इलाज को लेकर जो कई नए स्टेप यहाँ उठा रहे हैं। पुराने
इसमें बुने वस्त्रों पर जो 20% करने का जो एक विचार इसमें है, नो टैरिफ लाइन द्वारा जो कवर है उसमें, और इसके साथ जो 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है राज्यों को। 50 साल तक ये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, उसमें 1.5 लाख करोड़ का हिमाचल को भी इसमें बेनिफिट मिलता है। हिमाचल हर साल ये लोन लेता है। जहां तक बात है लेदर क्षेत्र और फुटवियर में 20 लाख को रोजगार के अवसर देंगे, कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट भी है। हालांकि हिमाचल को एजुकेशन, टूरिज्म और कनेक्टिविटी का जो सेक्टर है उसमें केंद्रीय इस बजट में कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमारी सरकार के जो कोर विषय थे उसमें हमें कोई रिलीफ इसमें नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि यह बजट गरीब विरोधी है और अवसरवादी है, क्योंकि इसमें ना रेल परियोजनाओं का जिक्र है, ना हमें जो ब्याज मुक्त लोन की लिमिट है वो हमारी बढ़ाई गई, और बिहार को खुश करने के लिए बहुत सी स्कीमें, बहुत सा बजट हिस्सा उनको दिया गया। हिमाचल से फिर से इसमें भेदभाव किया गया है। ये इसमें उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की जो रिलीफ है वो बेशक सरकार ने दी है, लेकिन इसमें देरी की गई है। ये रिलीफ पहले देनी चाहिए थी, ताकि इसका जो लाभ है वो जो डिमांड उससे बढ़ती, और जो कंजम्पशन है स्टेट्स की वो भी बढ़ती अगर समय पे इसका डिसीजन ले दिया होता। जहां तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात है तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ये गारंटी थी जो पूरी हुई कि हर महीने 1 लाख से ज़्यादा की कमाई जिसकी है वो कर मुक्त रहेगी। ये जो इनकम टैक्स रिलीफ को लेकर ये अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं इस बात को। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये 2047 तक जब देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है उसको पूरा करेगा, उसी को लेकर ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। और जो कैंसर की दवाओं को लेकर, कैंसर की डिटेक्शन को लेकर, साथ में जो जीवन रक्षक दवाओं को लेकर कस्टम ड्यूटी घटाई है, फिर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब मिलेगी स्कूलों को, उसी तरह से कई जो चीज़ें हैं, 120 नए एयरपोर्ट जुड़ेंगे, इससे हिमाचल को लाभ होगा, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। तो ये आज की जो मुख्य तौर पर बड़ी बातें थी वो मैंने आपके साथ साझा की। और बजट को लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं उन चीज़ों के मुताबिक जो घोषणाएं हमारे सामने हैं वो अभी हो गई। लेकिन हिमाचल की मैं आपको बताऊं कि हिमाचल का ज़्यादा इंटरेस्ट, हिमाचल सरकार को पता था कि इस बजट में उनके लिए स्पेसिफाइड आगे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। उसकी वजह यह भी है कि केंद्र सरकार का ये नेचर है, जब से मोदी आए हैं वो स्टेट स्पेसिफिक पैकेज या अनाउंसमेंट से बचते हैं। लेकिन हिमाचल के लिए सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त है 16वां वित्त आयोग, जो हमने मेमोरेंडम दिया है उस पर क्वेरीज भेज रहा है और बाकी सारी चीजें उनके साथ डायलॉग डिस्कशन चल रही है, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बिल्कुल कम है, और उसके बाद 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 16वां वित्त आयोग की जो सिफारिशें लागू होंगी। और हिमाचल सरकार ये चाहती है कि उन्हें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो उनकी रिस्टोर हो जाए, जो पिछली 15वें में मिलती थी या 16वें में भी मिलती थी, लेकिन टेपरिंग ना हो, टेपर ना किया जाए इसको। तो हमारी चिंता उस तरफ को ज्यादा है। लेकिन फिर भी अब हिमाचल के अपने बजट पे प्रदेश के लोगों की निगाहें होंगी, वो सरकार उसमें राज्य सरकार क्या करती है, किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन बाकी मामलों में जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम इसका रिप्लाई आपके लिए ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।